नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है रूपांतरण एवं अनुवाद। Today's topic of discussion is adaptation and translation. This is Professor Rajendra Prasad Pandey from School of Translation Studies and Training. आज की चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं रूपांतरण यानी एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ज्ञानानुशासन के रूप में रूपांतरण अध्ययन यानी एडाप्टेशन स्टडीज एज ए डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज, क्योंकि एडाप्टेशन स्टडीज के रूप में भी दुनिया में कहीं न कहीं इस पर चर्चा हो रही है। कुछ विश्वविद्यालयों में ये अध्ययन का विषय बनी है। तीसरा महत्वपूर्ण है एडाप्टेशन एज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन। रूपांतरण एक अनुवाद का साधन या अनुवाद का एक रूप, अनुवाद के रूप में रूपांतरण। ट्रांसलेशन एज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन, एडाप्टेशन एज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन। रूपांतरण अनुवाद का एक रूप, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम फॉर्म्स ऑफ एडाप्टेशन, रूपांतरण के रूपों की चर्चा करेंगे और फिर हम उसके विविध प्रसंगों की चर्चा के बाद हम बताएंगे कि कैसे सांस्कृतिक आख्यान के रूप में रूपांतरण आता है, यानी एडाप्टेशन एज द मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कल्चरल नरेटिव। कल्चरल नरेटिव के अंतरण के रूप में अनुवाद का एक साधन बनकर के कैसे रूपांतरण सामने आता है। और फिर हम रूपांतरण के आयाम की बात करेंगे, डायमेंशंस ऑफ एडाप्टेशन की बात करेंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि रूपांतरण और अंतर माध्यमिक अनुवाद क्या है, यानी एडाप्टेशन एंड इंटरमीडियल ट्रांसलेशन, इसके बीच में क्या रिश्ते हैं। और उस पूरी प्रक्रिया में हम शब्द दृश्य माध्यमों के रूपांतरण की भी बात करेंगे। इस प्रसंग में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चर्चा आरंभ करने से पहले हम ये समझते हैं कि एडाप्टेशन है क्या, क्यों हम एडाप्टेशन कहते हैं, एडाप्टेशन का क्या सरोकार है, एडाप्टेशन का ट्रांसलेशन से क्या जुड़ाव है। तो जैसा मैंने बताया कि एडाप्टेशन कहीं न कहीं अनुवाद से जुड़ा हुआ है, तभी हम आज आपके सामने इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि इसका सरोकार मीडिया से भी है, कल्चरल स्टडीज से भी है और सिनेमा से भी है, अन्य विषयों से भी इसका सीधा जुड़ाव है, लेकिन ट्रांसलेशन के बेहद करीब है, ट्रांसलेशन के निकट है, इसलिए इसको हम इस संदर्भ में उपयोगी मानते हैं कि उस पर चर्चा की जाए और आपके पाठ्यक्रम का एक विषय भी। तो जब हम एडाप्टेशन कहते हैं, अब एक बात और भी कि कहीं कहीं एडाप्टेशन को रूपांतरण के बदले अनुकूलन के रूप में कहा जाता है, लेकिन जहां हम चर्चा कर रहे हैं एडाप्टेशन मतलब कि हम इसके रूप आकार को बदल देने की जो प्रक्रिया होती है, उसी संदर्भ में एडाप्टेशन आता है। जहां हम इस बिंदु पर प्रकाश डालें तो ज्यादा उचित होगा, इसलिए अनुकूलन कहने के बजाय यहाँ हम रूपांतरण कहना उचित समझ रहे हैं और रूपांतरण के रूप में ही इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इंटरलिंक्ड भी है ट्रांसलेशन से और उससे भिन्न भी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, कैसे वो जुड़ता है, कैसे अलग होता है, इस पर भी हम संक्षेप में बताएंगे। तो एक व्याख्याकार के माध्यम से पहले हम बताने की कोशिश करें कि ट्रांसलेशन में एडाप्टेशन कैसे जुड़ता है, एडाप्टेशन का स्वतंत्र अस्तित्व किस रूप में है। तो पहले हम बेस्टिम की व्याख्या के आधार पर इस अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रूपांतरण है क्या। तो उनके अनुसार एडाप्टेशन इज ए सेट ऑफ रिजल्ट
एडाप्टेशन इज ए सेट ऑफ रिजल्ट्स। एक एक शब्द के आधार पर हम उसकी व्याख्या करते हैं। एडाप्टेशन क्या है, यानी रूपांतरण क्या है कि परिणातियों का संपुंज है। किस रूप में? इन ए टेक्स्ट दैट इज जनरली नॉट एक्सेप्टेड एज ट्रांसलेशन। कोई ऐसा पाठ जिसे प्रायः अनुवाद नहीं कहा जाता, यानी कोई ऐसा पाठ जिसे अनुवाद नहीं कहा जाता है, जिसका अनुवाद नहीं किया जाता है, ऐसे पाठ के साथ जुड़ी हुई संपुंजित चीजों से जो प्रकट हुआ तत्व है वो है एडाप्टेशन। तो फिर से दोहराएं, एडाप्टेशन इज ए सेट ऑफ results in a text that is generally not accepted as translation but nevertheless treated to a source text, जो कि यद्यपि अनुवाद नहीं कहा जाता, जिस गतिविधि को अनुवाद नहीं कहा जाता है, लेकिन वो कहीं न कहीं किसी स्रोत पाठ से जुड़ा हुआ है। बिना सोर्स टेक्स्ट से जुड़े कोई एडाप्टेशन नहीं हो सकता। बेस्टिन ने ये जो कथन प्रस्तुत किया बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि हम देखें कि कोई भी ट्रांसलेशन, उसको एडाप्टेशन हम तभी कह सकते हैं जब हम ये समझते हैं कि आखिर जो एडाप्टेशन का प्रोसेस है वो आसमान से आई हुई चीज नहीं है, वो कहीं न कहीं उसका धरातल बना हुआ है। और धरातल क्या है? उसका बैकग्राउंड बना हुआ है। वो एक गिवन टेक्स्ट है, चाहे वो एक इमेज हो, चाहे वो एक कंटेंट हो, चाहे वो फ्रोजन टेक्स्ट हो, कुछ न कुछ उसके पास है, तभी तो एडाप्टेशन होगा। यानी जो मूलभूत बात बेस्टिन ने कही, सबसे महत्वपूर्ण बात उस तत्व में ये है कि उसमें दैट is not accepted as translation but that does have a source text। ये हम अपने ढंग से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेस्टिन जिस बात को कहते हैं कि एडाप्टेशन इज ए सेट ऑफ रिजल्ट्स इन ए टेक्स्ट that is generally not accepted as translation but nevertheless traced to a source text। कहीं न कहीं उसका स्रोत पाठ से जुड़ाव है, यानी एक ऐसी कोपल निकल गई है जो दूसरे तने तक पहुंच गई है, उसकी जो लय है, उसकी जो ताल है, उसकी धुन है, वो कहीं न कहीं दूर चली गई है, लेकिन इसके बावजूद उसका कहीं न कहीं आदि बिंब है, एक आर्किटाइप है, उसके साथ उसका जुड़ाव है और इस जुड़ाव का स्रोत मूल पाठ है। और लताएं उसकी भले किसी अन्य दिशा में चली गई हों, लेकिन कहीं न कहीं उसका जुड़ाव एक जड़ से है, एक पाठ से है, और उस पाठ से अलग होकर के उसकी निर्मित नहीं संभव है। That cannot be constructed without a source text. So there must be a source text to interconnect it. ये जो है रूपांतरण के संदर्भ में ये बेस्टिन के विचार है। अब एक अन्य पक्ष है जो ये रूपांतरण के स्वतंत्र अस्तित्व की भी बात करता है, लेकिन उसका अनुवाद से जुड़ाव भी दिखाता है। एक अन्य बात भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है, विनय एंड डर्बलनेट। डर्बलनेट और विनय ये दोनों लेखक हैं और उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर ट्रांसलेशन बताया। अनुवाद के 7 तत्वों की बात की, 7 गतिविधियों की, 7 रणनीतियों की बात की, और उसमें उन्होंने बताया कि एडाप्टेशन क्या है? ए टेक्निक ऑफ ट्रांसलेशन। उसको और कुछ नहीं, अनुवाद की एक तकनीक है, अनुवाद की एक रणनीति है। जब हम अनुवाद की प्रक्रिया में होते हैं तो कभी कभी जब हम ढंग से अनुवाद नहीं जोड़ पाते हैं या विशिष्ट रूप देना चाहते हैं तो एडाप्टेशन का प्रयोग करते हैं। ये ऑब्लिक ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ कार्य है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं ऑब्लिक करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से ये दिस इज ए वे ऑफ ट्रांसलेशन, दिस इज एन स्ट्रेटजी ऑफ ट्रांसलेटिंग।
अब इस संदर्भ में विनय एंड डर्बल नेट ने अपनी बात रखी है। तो इस तरह से ये तो तय है कि एडाप्टेशन का सीधा सरोकार ट्रांसलेशन से है। अब एक ज्ञानानुशासन के रूप में रूपांतरण अध्ययन कैसे है? एडाप्टेशन स्टडीज एज ए डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज, ये कब आया, कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, बहुत पहले की बातों को अगर हम ध्यान में ना भी रखें तो 1957 में ब्लूस्टोन ने लिखी एडाप्टेशन के बारे में जो पुस्तक, वो थी नॉवेल्स इनटू फिल्म। 1957 में नॉवेल्स इनटू फिल्म, यानी उपन्यासों को फिल्म के रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया से संबंधित बातें उन्होंने लिखी 1957 में। उसके प्रकाशन के बाद बहुत विस्तार से इस पर चर्चा होने लगी, विस्तार से इस पर विचार किया जाने लगा, इसका विश्लेषण किया जाने लगा, और तब धीरे धीरे रूपांतरण को एक स्वतंत्र अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित किया जाने लगा। और इसमें अनेक लोगों ने योगदान दिया। उसके वैचारिकी के निर्माण में अनेक रचनाएं सामने आई, जैसे कैमिल एलियट की एक रचना आई कि थियराइजिंग एडाप्टेशन एंड ऑब्लिक एडाप्टिंग थियरीज। ये रोचक इस अर्थ में है कि हम एडाप्टेशन, रूपांतरण का सैद्धांतिकरण या सिद्धांतों का रूपांतरण, इस संदर्भ में रोचक पुस्तक है। और फिर लिंडा हडसन की एक पुस्तक आई, ए थियरी ऑफ एडाप्टेशन, यानी रूपांतरण का एक सिद्धांत, रूपांतरण के सिद्धांत निरूपण के संदर्भ में इन पुस्तकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इनके योगदान के अभाव में हम उसको स्वतंत्र ज्ञानानुशासन के रूप में समझ नहीं सकते, जान ही नहीं सकते, उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि एडाप्टेशन एज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन, इसको संक्षेप में हमने बताने की कोशिश की कि कैसे स्वतंत्र ज्ञानानुशासन के रूप में आया और उसने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। दुनिया के कुछ एक विश्वविद्यालयों में एडाप्टेशन स्टडीज नाम से एक विषय भी पढ़ाया जाने लगा है, उसकी भी चर्चा होने लगी। तो हम उस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो रूपांतरण के रूप में अनुवाद है, उसको किस रूप में हम देखें, यानी कि रूपांतरण का स्वरूप क्या है, उसको ए फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन कैसे कहा जाता है और किस रूप में कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। हम जानते हैं रोमन याकोब्सन ने अनुवाद को 3 रूपों में विभाजित करने की कोशिश की है। ही कैटेगराइज 3 कैटेगरीज, ट्रांसलेशन की 3 कैटेगरीज, 3 श्रेणियां उन्होंने निर्मित की। और उन श्रेणियों को उन्होंने इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, यानी अंतःभाषिक अनुवाद, एक ही भाषा के भीतर जो अनुवाद होता है, विधाओं का परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद फिर उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, यानी अंतर्भाषिक अनुवाद, 2 भाषाओं के बीच में अनुवाद कैसे होता है। फिर तीसरा तत्व उससे जुड़ता है, वो है इंटरसिमियाटिक ट्रांसलेशन, यानी सिमियाटिक ट्रांसफर जब किया जाता है तब अनुवाद का एक पक्ष सामने आता है। अब जो एडाप्टेशन है वो इंटरसिमियाटिक पर्सपेक्टिव से जुड़ता है। रोमन याकोब्सन की इस विभाजक रेखा, जो उनकी श्रेणियां हैं अनुवाद की श्रेणी, उसके परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें तो इंटरसिमियाटिक ट्रांसलेशन इसके साथ सीधा जुड़ा होता है, उसके साथ उसका सरोकार बनता है, उसके साथ उसका जुड़ाव होता है। और वही जो है इंटरसिमियाटिक, मतलब हम अर्थ विज्ञान की दृष्टि से जो है, सिमियाटिक्स असल में अर्थ विज्ञान के आलोक में चीजों को समझने की जो कोशिश की जाती है, वो इस संदर्भ में प्रासंगिक होता है। और इसीलिए एडाप्टेशन का सीधा संबंध जो है इंटरसिमियाटिक ट्रांसलेशन से है, और रोमन याकोब्सन की इस व्याख्या के अनुरूप ही उसको समझने की आवश्यकता है, उसके आलोक में ही चीजों को विस्तार से समझा जा सकता है। अब हम देखें कि एडाप्टेशन
जो है अनुवाद का रूप कैसे बन करके आता है। बहुत से लोग अभी भी मानते हैं कि एडाप्टेशन ट्रांसलेशन का ही हिस्सा है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व भले ही हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो गिवन टेक्स्ट से जुड़ करके ही बनता है। और गिवन टेक्स्ट जब कोई प्रदत्त पाठ है तो वो जिस भी रूप में होगा वो एक अनुवाद का रूप हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्र कैसे होगा यह कहना कठिन है। तो इस रूप में एडाप्टेशन एज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन बनकर के सामने आता है। अब रूपांतरण के रूपों की चर्चा करें। फॉर्म्स ऑफ एडाप्टेशन और टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन कैसे। तो क्या है कि हम कभी कभी स्थानीय स्तर पर एडाप्टेशन करते हैं। स्थानीय स्तर पर कैसे कि कोई रचना है, उसका स्थानीय स्तर पर एक भाषा या दूसरी भाषा में, यानी लोकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके जब एडाप्टेशन किया जाता है तब वो स्थानीयता ज़्यादा बलवती हो जाती है और उसमें जो मूल्य हैं, जो उस भाषा के संस्कार हैं, जो सरोकार हैं, जो परिप्रेक्ष्य हैं, वो स्थानीय रहते हैं। लोकल पर्सपेक्टिव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस दृष्टि से उसको समझने की आवश्यकता है। तो जब एडाप्टेशन का लोकल डायमेंशन हो जाता है तो उसको हम लोकल फॉर्म में देख सकते हैं। दूसरा उसका परिप्रेक्ष्य होता है, ये क्षेत्रवार दृष्टि से समझने की जरूरत है। एक परिप्रेक्ष्य जैसा मैंने बताया कि लोकल होता है, दूसरा ग्लोबल होता है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य होता है। और वैश्विक परिप्रेक्ष्य जब होता है, जब हम किसी चीज का एडाप्टेशन करें, मान लीजिए अभी हम चर्चा करेंगे फिल्म की स्क्रीनिंग की और नाटकों की, तो जब हम उसको लोकल लेवल पर ले आते हैं तो हम डोमेस्टिकेशन करने की कोशिश करते हैं, अपनी भाषा, अपनी सरोकार, अपनी संस्कृति के साथ उसके जुड़ाव की कोशिश करते हैं, उसके सरोकार को गढ़ते हैं, उसको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। हम उस क्षेत्र विशेष की स्थितियों, मानकों, परिवेश को ध्यान में रखते हुए जब हम चीजें निर्मित करते हैं तो वो लोकल के दायरे में आता है। अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर विभिन्न देशों के जो सामान्य बोध है, जो कॉमन सेंस है, यूनिवर्सल वैल्यूज है और जो यूनिवर्सल डिस्कोर्सेज है, उसको ध्यान में रखते हुए जो वैश्विक संप्रेषण के माध्यम में वैश्विक स्थितियां हैं, उसको देख करके जब हम बातों को रखने की कोशिश करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो है रूपांतरण करते हैं। और ये क्षेत्रीय दृष्टि से देखा जाए तो एक स्थानीय हो जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। इस आधार पर इसका विश्लेषण किया जा सकता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। अब दूसरा है कि हम इसको भाषाओं के स्तर पर भी देखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे देखते हैं, पहले इंट्रा लैंग्वेज देखते हैं, इंटरलिंगुअल, और फिर इंटर लैंग्वेज, यानी जो है अंतःभाषिक और अंतर्भाषिक। भाषाओं के बीच ही जैसे दो विधाएं हैं, कविता का कहानी में, कहानी का कविता में अगर रूपांतरण कर दिया जाए तो ये अंतःभाषिक ही होगा। लेकिन अगर एक भाषा से एक ही भाषा में अगर दोनों के रूप बदल जाए तो इंट्रालिंगुअल या इंट्रा लैंग्वेज ट्रांसलेशन कहलाता है। और जब दूसरी भाषा में हम इसको रूपांतरित कर देते हैं तो ये इंटर लैंग्वेज ट्रांसलेशन कहलाता है। इंट्रा लैंग्वेज यानी भाषा के भीतर एक भाषा में विधाओं का रूपांतरण, और इंटर लैंग्वेज जब हम उसके दूसरे रूप को प्रस्तुत कर देते हैं, उसके दूसरे आकार को प्रस्तुत कर देते हैं दूसरी भाषा में, तब वो इंटर लैंग्वेज ट्रांसलेशन बन जाता है। और फिर इंटरसिमियाटिक ट्रांसलेशन यानी अंतर रूपात्मक जो रूपांतरण है, जिसकी चर्चा अभी रोमन याकूब्सन के माध्यम से हमने की, कि वहां से विचारों को प्रेरित करके जब अनुवाद किया जाता है तो इंटरसिमियाटिक ट्रांसलेशन का ये हिस्सा हो जाता है। अब एक नया परिप्रेक्ष्य इस रूपांतरण के अध्ययन में आया है कि एडाप्टेशन एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग कल्चरल नैरेटिव्स, यानी सांस्कृतिक आख्यानों के अंतरण के माध्यम या साधन के रूप में रूपांतरण। तो ये क्या करता है कि इसमें हम कई स्तरों पर ये रूपांतरण देखते हैं। कैसे रूपांतरण देखते हैं, हम क्या करते हैं, मिडवल ट्रांसपोजिशन करते हैं, कभी मीडियल ट्रांसपोजिशन करते हैं,
मीडिया मेडिवल नहीं, मीडियल, यानी माध्यमों का हम रूप बदल देते हैं। जैसे कि कोई चीज नृत्य में है, अब उसको हम दूसरे रूप में रख दिए, बोध के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, प्रदर्शनकारी कलाओं के रूप में ज्यादा उपयोगी लगता है। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन की, अंतर माध्यमिक अनुवाद। लेकिन ये मीडियल ट्रांसपोजिशन जब करते हैं तो माध्यमों का परिवर्तन कर देते हैं। कोई जो है वर्ड टू विजुअल हो जाता है, विजुअल टू वर्ड हो जाता है, तो शब्द से हम दृश्य में बदल लेते हैं, और दृश्य से हम शब्द में जब रूपांतरण कर देते हैं तो इसकी प्रक्रिया को भी हम देखते हैं। उसके बाद हम फिर करते हैं क्या कि एक संस्कृत, फ्रॉम वन कल्चर टू द अदर कल्चर। अब एक भाषा की संस्कृति से दूसरी भाषा की संस्कृति में जब रूपांतरण कर दिया जाता है तब ये सामने आता है। अभी मैं पढ़ रहा था एक रोचक ज्ञानवर्धक जानकारी इस संदर्भ में कि क्या हेमिंगवे का एक प्रसिद्ध उपन्यास है ओल्ड मैन एंड द सी, तो उसका जो अरबी में अनुवाद हुआ शेख और समुद्र। तो शेख क्यों कर दिया गया? क्योंकि वहां उनको लगा कि ओल्ड मैन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त शब्द वही है। इसके दूसरे उदाहरण से हम कहें दुर्लभ बंधु, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, वेनिस का सौदागर कहने के बजाय भारतीय वर्षन ने उसको दुर्लभ बंधु कह दिया। ये एडाप्टेशन का तरीका है। इसी तरह से रामचंद्र शुक्ल ने जो अनुवाद किया लाइट ऑफ एशिया का एडोर्नो का, उसका सीधा अनुवाद एशिया का द्वीप या एशिया का दीपक करने के बजाय उन्होंने बुद्ध चरित्र के नाम से उसका अनुवाद किया, क्योंकि बुद्ध की प्रतिभा, बुद्ध की व्यक्तित्व, बुद्ध के ज्ञान पर आधारित था। अब हम चलते हैं कि ये विचार किन लोगों ने किए। इस विचार को जॉनर्स एंड फ्रेसले एंड मार्क एंड सेचमिथ ने प्रस्तुत किया कि ये जो अंतरण होता है वो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में प्रस्तुत कर दिया जाता है। इस पूरे विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसको बेरिस्ट ने एक दूसरे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की कि एडाप्टेशन एज ए रेफ्रोप्रिएशन ऑफ ओरिजिनल वर्क। इसको दूसरे रूप में देखें, एडाप्टेशन एज रीटेरिटराइजेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क। रीटेरिटराइजेशन, टेरिटरी से टेरिटराइजेशन, रीटेरिटराइजेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क, यानी मूल पाठ की एक अलग से टेरिटरी, अलग दुनिया में ले जाना, अलग भूगोल का निर्माण। ट्रांसलेशन एज रीटेरिटराइजेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क, इसके मूल स्रोत को दूसरे भूगोल में, दूसरे स्तर में ले जाना, उसके दूसरी दुनिया में प्रवेश कराना, दूसरे प्रवेश के निर्मित के रूप में। अब अनुवाद के जो साधन के रूप में रूपांतरण इस्तेमाल किया गया, तो हम देखें कि रूपांतरण के कौन कौन से आयाम हैं। फिल्म रूपांतरण की बात करते हैं। फिल्म रूपांतरण के स्तर पर विस्तार से तो यहाँ संभव नहीं है। हमारे यहाँ 3-4 महत्वपूर्ण फिल्में बनी हैं। तीसरी कसम, अन्य भी फिल्में हैं लेकिन अभी फिलहाल हम 2-4 का उल्लेख करेंगे, सिर्फ जिक्र करेंगे। तीसरी कसम परमेश्वर नाथ रेम की कहानी पर आधारित बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। यद्यपि इसके बीच जो संवाद हुआ है और स्वतः मूल रचनाकार उससे जुड़े थे, लेकिन उसके निष्कर्षों से, उसके जो कंक्लूजन है, उसकी निष्पत्तियों से वे सहमत नहीं थे। इसी तरह दीक्षा फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है और वो गौतम कौल ने बनाई है, और जो यू आर अनंत मूर्ति के उपन्यास पर आधारित है। बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। इसी के साथ हम उदाहरण देना चाहेंगे कि सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती के उपन्यास पर आधारित श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित फिल्म बहुत ही रोचक है, और इसमें एडाप्टेशन की सारी शर्तें इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत की गई है, इतने बेहतर ढंग से उसमें सामने आई हैं कि वो अत्यंत रोचक
बन गई है। इसमें कहना कठिन है कि अडेप्टेशन अच्छा हुआ है या मूल रचना अच्छी थी, क्योंकि दोनों ही बहुत ही मार्मिक और विश्लेषण पर दृष्टि से देखें तो विलक्षण प्रतिभा के द्योतक हैं। जो फिल्म भी बनी है वो भी उसके एक प्रोडक्ट के रूप में बहुत फिनिश्ड प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा है। और उसी तरह से जो मूल रचना है वो विशिष्ट है, वो बरबस पाठकों को आकर्षित करती है। तो इनका उदाहरण यदि दे करके हम बात आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह हम देखते हैं नाट्य रूपांतरण। नाट्य रूपांतरण कैसे किया गया? कुछ कहानियों का किया गया, कुछ उपन्यासों का किया गया, जैसे महाभोज पर नाटक मंचित किए गए। इसी तरह से जो उसने कहा था कहानी है, उस पर भी अच्छे नाटक लिखे गए। ऐसे ऐसी अनेक कहानियों पर अच्छे नाटक बने गए, लिखे गए। पटकथा लेखन में भी अडेप्टेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है, और इसमें कमलेश्वर का नाम उल्लेख मैं करना चाहूँगा। वैसे तो राही मासूम रजा, कमलेश्वर जैसे अनेक प्रतिभाशाली लेखक थे जो फिल्म उद्योग से जुड़े थे, और उन्होंने बेहतर काम किया इस दिशा में। लेकिन जो विशिष्ट प्रतिभाएं थी, हम खास तौर से समानांतर सिनेमा के साथ कमलेश्वर का नाम जोड़ा जाता है। मानुष फिल्म जो उसकी स्क्रिप्ट लिखी वो बेहतरीन है, अद्भुत है। विधा रूपांतरण जब किया जाता है तो कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, या गीत नाट्य को नाटक के रूप में। तो सूरज का सातवां घोड़ा अद्भुत है नाट्य, गीत नाट्य से नाट्य रूप में मंचित होने के लिए, उसके रूप में प्रस्तुत होने के लिए। अब हम आते हैं संक्षेप में अडेप्टेशन एंड इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन की चर्चा करते हैं, यानी रूपांतरण और अंतर माध्यमिक अनुवाद। तो अंतर माध्यमिक अनुवाद में क्या होता है? अंतर माध्यमिक अनुवाद की विशेषता ये होती है कि कोई फ्रोजन टेक्स्ट नहीं होता, कोई जो है निश्चित कर दिया गया पाठ नहीं होता है, वो उसमें फ्लूइडिटी होती है, फिक्स्ड नहीं रहता है, वो निरंतर प्रवाहमान रहता है। और खास तौर से हमारे यहाँ रामायण महाभारत की रचनाएं ये फ्रोजन टेक्स्ट नहीं है। तो इंटरमीडिएट की सबसे बड़ी विशेषता है कि फ्रोजन टेक्स्ट से अलग रहता है। अडेप्टेशन में एक टेक्स्ट तो रहता है लेकिन उसमें छूट ली जाती है। और इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन जैसे डांस, कोई डांस परफॉर्म कर रहा है, तो मान लीजिए कि कुमार संभव पर आधारित कोई नृत्य है, या विक्रमोर्वशीयम पर आधारित कोई नृत्य है, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ से प्रथम दिवस से, उस आधार पर कोई नृत्य है। तो ये क्या है कि उन विचारों का नाट्य रूपांतरण किया जाता है, नृत्य की शैली में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसी तरह से ध्वनि के स्तर पर जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है, या पेंटिंग के रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो ये विशिष्ट रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन की पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हम एडाप्टेशन को स्वीकार करते हैं, यानी रूपांतरण को स्वीकार करते हैं, लेकिन रूपांतरण से भी आगे बढ़ करके वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता है। इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन, उसमें मीडियम ही बदल जाता है, ना केवल मीडियम बदल जाता है, बल्कि कंप्लीट एब्सोल्यूट लिबर्टी ली जाती है। एक तरह से लेजर्स फेयर का सिद्धांत वहां लागू होता है। कहानी को तो कहीं ना कहीं एक कड़ी जुड़ी है मूल स्रोत से, लेकिन वहाँ पूरी क्षमता जो है वो प्रदर्शक अपनी प्रतिभा के माध्यम से उसका इस्तेमाल करता है। उससे भूल जाना होता है कि वो कहीं किसी पाठ का ट्रांसलेशन कर रहा है, वो ट्रांसलेशन से पूर्णतः भिन्न है, लेकिन कहीं न कहीं सिर्फ इतना ही जुड़ा है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, जब हम अनुवाद प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो एक मूर्त अमूर्त पाठ हमारे सामने होता है। तो एक वही अमूर्त अमूर्त पाठ उस प्रदर्शक के सामने भी होता है, प्रदर्शिका के सामने भी होता है, जो परफॉर्मेंस करता करती है उसके सामने भी होता है, इसलिए वो होता है। तो संक्षेप में हमने जो रूपांतरण है उसका अनुवाद के साथ क्या सरोकार है, उसके स्वतंत्र ज्ञान अनुशासन के रूप में क्या स्थिति है, और क्या उसके आकार है, क्या प्रकार है, फिल्म से, नाटक से, अन्य माध्यमों से कैसे जुड़ा है,
अंतर माध्यमिक रूप से कैसे जुड़ा है, इन सभी बिंदुओं पर आपके सामने अपने विचार रखे। आशा है आपको उपयोगी लगा होगा।